आइए आज हम लोग कक्षा 12 की एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर जनन में आज पढ़ेंगे युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक स्थानांतरण को इंग्लिश में हम लोग गैमीट ट्रांसफर बोलते हैं। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, इसमें इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मन यानी निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। तो जब गैमीट का निर्माण हो जाता है, युग्मक का निर्माण हो जाता है, हमने आपको बताया था कि गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, यानी n नंबर क्रोमोसोम होता है, अगुणित। तो देखिए, यहाँ युग्मकों का युग्मन यानी फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो दो फ्लैजेला वाले युग्मक आपस में पास में आकर के युग्मन कर रहे हैं, यानी मिल रहे हैं, यानी निषेचन कर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, युग्मनज यानी जाइगोट बन गया है और जाइगोट से फिर ये नए जीव का निर्माण हुआ है। तो वही कह रहा है कि इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं। कायिक रूप से का मतलब फिजिकली ब्रॉड टुगेदर। फिजिकली मतलब कायिक रूप से, मतलब आपस में हमको जो आंखों में दिखाई देता है उस हिसाब से पास में आकर के मिलते हैं ताकि युग्मन यानी निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि ये युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक यानी मेल गैमीट चलनशील तथा मादा अचल तथा स्थानबद्ध होते हैं। तो अधिकतर शब्द देखिए लिखा है, मतलब ज्यादातर जीवों में ऐसा होता है कि मेल गैमीट मोटाइल होता है और फीमेल नॉन मोटाइल यानी अचलनशील होता है या स्थानबद्ध होता है, एक ही स्थान पर बंधा रहता है। कुछ फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं, जैसा चित्र 1.7a में दिखाया गया है। तो कुछ फंजाई और शैवाल यानी फंजाई और एल्गी ऐसे हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों गैमीट चलनशील यानी मोटाइल होते हैं। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें होकर नर युग्मक गति करता है। ध्यान देना है कि इसके लिए एक मीडियम की जरूरत होती है जिसमें मेल गैमीट गति करता है। अधिकांश साधारण पौधों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम होता है जिसमें होकर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। तो अधिकांश पौधे जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें जल माध्यम होता है जिसमें युग्मक यानी गैमीट का ट्रांसफर होता है या स्थानांतरण होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाता है। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है। तो नर युग्मक की बहुत बड़ी संख्या मादा युग्मक तक नहीं पहुंच पाती है, तथापि परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि परिवहन यानी दौड़ भाग या ट्रांसपोर्ट के दौरान या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के दौरान बहुत सारे नर युग्मकों की हानि हो जाती है, बहुत सारे मेल गैमीट नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि नर युग्मक मादा युग्मकों यानी मेल गैमीट फील गैमीट के कंपेयर में 1000 गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में मेल गैमीट पैदा होते हैं फीमेल गैमीट की तुलना में। अब देखिए, यहाँ पर शैवाल में समयुग्मकी संपर्क पहला में दिखाया गया है। बा में क्या दिखा रहा है कि पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित परागकण। तो पुष्प का आगे वाला भाग होता है जो वर्तिकाग्र होता है, उसके बाद लंबा वर्तिका होती है जिसको स्टाइल कहते हैं, फिर नीचे ओवरी होती है,
तो ऊपर जो वर्तिकाग्र होता है एकदम चोटी वाला भाग, वहाँ पर परागकण गिरता है। उसके बाद नली बनती है अंकुरित होने के लिए, जो ओव्यूल में जो ओवम है, वो ओव्यूल नहीं, ओवम जो अंडप है, तो अंड कोशिका से मिलने के लिए नली बनती है। तो यहाँ पर देखिए फिगर द्वारा दिखाया गया। अब देखें यहाँ पे कह रहा है कि बीजीय पादपों में, यानी जिसमें सीड बनते हैं, जिनको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं, तो बीजीय पादपों में परागकण यानी पोलन ग्रेन नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडप में अंड होता है। परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं, अतः निषेचन संपन्न हो उससे पहले ही यह परागकण वर्तिकाग्र चित्र 1.7 में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि पराग जो होते हैं, पराग बीजीय पादपों में परागकण जो होते हैं पोलन ग्रेन, ये नर युग्मकों यानी मेल गैमीट के वाहक होते हैं। यानी मेल गैमीट जो है नर युग्मक, वो परागकण के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। और मादा में क्या होता है, अंडप में अंड होता है, जो मादा पुष्प का भाग होता है। तो परागकण पराग कोश में यानी एंथर में उत्पन्न होते हैं। तो परागकण पोलन ग्रेन जिस खाली जगह में पैदा होता है उसको पराग कोश या अंग्रेजी में एंथर कहते हैं। अतः निषेचन संपन्न हो उससे पहले ही यह परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। तो वर्तिकाग्र जो मादा पौधा है उसमें नीचे अंडप होता है, अंडप में अंड कोशिका होती है, फिर लंबा सुराही की नली जैसा, सुराही की गर्दन जैसा लंबा भाग वर्तिकाग्र होता है, जिसको अंग्रेजी में स्टाइल कहते हैं। उसके ऊपर सुराही के मुंह जैसे जगह होती है, उसको स्टिग्मा कहते हैं। तो वहीं पर ये परागकण जो है हमारा बैठ जाता है। वहीं से नली द्वारा ये दो नर युग्मक जो है नली द्वारा, उसी नली से अंदर, ये देखिए नली है, नली से घुस के जाता जाता जैसे पाइप से पानी जाता है, पानी की कोई बूंद जाए उस तरह जा करके अंडप में अंड कोशिका से मिल जाता है जाकर के। देखिए कह रहा है कि द्विलिंगियों में, यानी जिनमें मेल और फीमेल फूल एक ही में होता है, तो द्विलिंगियों में स्वतः निषेचनीय पादप जैसे मटर में पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है। अब द्विलिंगी जो होते हैं, इसका उदाहरण मटर को दे रहा है। तो इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल यानी नर और मादा फूल जो है एक ही जगह लगा रहता है। तो उससे क्या होता है कि एक किनारे से निकल के परागकण दूसरे बगल वाले फूल में चला जाता है। तो इसलिए वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि इनमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। परागकण परागकण जैसे ही झड़ने लगते हैं उसके तुरंत बाद ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। पर परागणित पादपों में, जिसमें एक लिंगाश्रयी पादप शामिल है, एक विशिष्ट घटना को परागकण या पोलिनेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जिसमें एक लिंगाश्रयी पादप है, यानी एक फूल में एक ही लिंग होता है, यानी नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं, तो उसमें एक फूल से दूसरे फूल में, मतलब नर फूल से परागकण निकल के मादा फूल के वर्तिकाग्र में जाते हैं, तो पराई जगह जाते हैं, इसलिए इसको पर परागण कहते हैं। तो पर परागण एक लिंगाश्रयी पादप में होता है ऐसा, जिसमें मेल और फीमेल फूल अलग अलग होते हैं। तो इस घटना को परागण या अंग्रेजी में पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि नर फूल के पराग कोश से पराग कण का निकल करके मादा फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें वर्तिकाग्र पर पराग कणों का स्थानांतरण सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाता है। पराग कण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तथा पराग नली नर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई अंडक के भीतर प्रवेश कर जाती है। तो ध्यान दीजिए कि पराग कण ऐसे ही नहीं अंदर चले जाते गेंद की तरह,
वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर ये देखिए जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, पराग नली उत्पन्न होती है और वो पराग नली अंडक के भीतर प्रवेश कर जाती है, जहाँ पर अंड कोशिका होती है, एग सेल, और वहीं जाकर के निषेचन होता है। अंड के पास नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है। जब अंड के पास ओवम के पास पहुंच जाती है तो ये बाहर निकाल देती है दोनों युग्मकों को, नर युग्मकों को। एक लिंगाश्रयी प्राणियों में चूंकि नर तथा मादा युग्मक विभिन्न व्यष्टियों या जीवों में बनते हैं, ऐसे में जीव को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। तो जो एक लिंगाश्रयी पुष्प यानी नर और मादा फूल अलग अलग जगह पाए जाते हैं, तो उनमें जो है नर तथा मादा युग्मक विभिन्न जीवों में बनते हैं। तो ऐसे जीवों को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर लैंगिक जनन करना है और निषेचन हेतु स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ आना बहुत अनिवार्य होता है, तभी ये सही से अंडक तक यानी एग सेल तक पहुंच पाएंगे। अब देखिए निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो देखिए कह रहा है कि निषेचन जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है। तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की बात करें तो नर और मादा युग्मक यानी नर और मादा गैमीट का आपस में मिल जाना फर्टिलाइजेशन या युग्मन है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन यानी सिनगैमी कहलाती है। तो ध्यान दीजिए कि मेल और फीमेल गैमीट का आपस में मिलना युग्मन है, इसी को युग्मक संलयन या सिनगैमी कहते हैं अंग्रेजी में, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मक या युग्मन यानी जाइगोट का निर्माण होता है। तो निषेचन के बाद द्विगुणित युग्मक, उसको पूरा ऊपर जो छूट गया वहां से अंडरलाइन करिए और यहाँ नीचे करिए। तो मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में मिलते हैं, हमने आपसे बताया है कि मेल और फीमेल जो गैमीट जो होता है वो हेप्लॉयड यानी अगुणित होता है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या n होती है। अब जब आपस में ये मिल जाएंगे तो n और n मिलके 2n हो जाएगा। तो जैसे हमारे अंदर 46 गुणसूत्र हैं, तो हमारी जनन कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र नर में होंगे, 23 गुणसूत्र मादा में होंगे। और जब नर के स्पर्म यानी शुक्राणु मादा के अंडाणु से आपस में मिलते हैं यानी निषेचन होता है, तो 23 यानी 46 क्रोमोसोम फिर हो जाते हैं 2n, यानी जितना हमारे शरीर में है उतना फिर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से गैमीट में क्रोमोसोम संख्या अगुणित होती है यानी हेप्लॉयड होती है, और जब जाइगोट बनता है तो n गैमीट मेल के और n नंबर क्रोमोसोम फीमेल गैमीट के आपस में मिलकर के 2n बना लेते हैं। इसीलिए जाइगोट द्विगुणित होता है यानी 2n नंबर होता है क्रोमोसोम का। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रक्रिया यानी जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए भी हम ज्यादातर फर्टिलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता रहता है, हालांकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। कह रहे हैं संलयन यानी और निषेचन एक ही बात है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के पूरक हैं, बातें अलग अलग हैं। परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही ना हो पाए। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर गैमीट आपस में ना मिले तो क्या होगा, एक नई बात सोचिए। तो क्योंकि जीवों में जैसे कि रोटी फर्श में मधुमक्खियों और यहाँ तक कुछ छिपकलियों तथा पक्षी का नाम टर्की है आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है।
तो ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा अंडरलाइन करिए। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब बिना मेल गैमीट का फीमेल के मिले हुए मादा युग्मक या फीमेल गैमीट का नए जीव के रूप में विकसित हो जाना अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मादा युग्मक नए जीव का निर्माण कर लेती है, इसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है। अंग्रेजी में जैसे कह रहा है कि वेयर डज सिनगैमी आकर्स, यानी सिनगैमी कहाँ संपन्न होता है। तो अधिकतर जलीय जीवों में, जैसे अधिकतर शैवालों तथा मछलियों और यहाँ तक कि जल स्थलचर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम यानी जल में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक संलयन यानी सिनगैमी को बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर होता है, माध्यम मान लीजिए जल हो सकता है या और कुछ हो सकता है, तो इसे वायु निषेचन कहा जाता है। कह रहा है वायु निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापक समकालिकता प्रदर्शित करते हैं तथा बाहरी माध्यम जल युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं। ऐसा बाउनी फिश एवं मेढकों में होता है। तो बॉनी फिश जो होती हैं हड्डी वाली मछलियां और मेढक आदि सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा गया। कह रहा वायु निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापक समकालिकता प्रदर्शित करते हैं, यानी मेल और फीमेल एक ही जैसे होते हैं तथा बाहरी माध्यम जल युग्मक संलयन यानी गैमीट संलयन यानी सिनगैमी के अवसर को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या में गैमीट बाहर निकलते हैं। जहां भारी संख्या में संतानें पैदा होती हैं, परंतु इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थिति से गुजरती हैं और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफी जोखिम पूर्ण होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि चूंकि पानी में ही नए जीवों का निर्माण होगा, सिनगैमी होगी तो पानी में ही नए जीवों का निर्माण होगा। तो चूंकि बच्चे छोटे रहते हैं, उन्हें समझ नहीं रहती, तो जो शिकारी होते हैं जैसे मछली मेढक के लार्वा को खा जाए इस तरह, तो बहुत सारी संख्या में शिकारियों के शिकार होते हैं वयस्क होने से पहले पहले। इसलिए जीवित रहने की संभावना या वयस्क होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये त्रुटि है इसमें। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि बहुत सारे जलीय जीवों में जैसे कि फंजाई उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे सरीसृप जिनको रेप्टाइल कहते थे, पक्षी जिनको एवीज कहते थे, स्तनधारी जिनको मैमल्स कहते थे, एवं अधिकतर पादप यानी प्लांट जैसे ब्रायोफाइटा ट्रेडोफाइटा जिम्नो एवं एनजीओ में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो ध्यान दीजिए कि कहाँ कहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये भी ध्यान देना है। देखिए कह रहा है कि इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है, जहां पर वो नर युग्मक को संगलित कर जाते हैं। यानी फीमेल गैमीट के अंदर जो है एग का फॉर्मेशन होता है और जो नर युग्मक है मेल गैमीट वो मादा शरीर के अंदर चले जाते हैं। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं और उन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए
अंडे तक पहुंचना होता है। तो ध्यान दीजिए कि जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें जो मेल गैमीट है वो मोटाइल होता है ताकि अंडे तक पहुंच सके। इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। बीजीय पादपों में यद्यपि अचलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बीजीय पादपों में यद्यपि अचलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। तो जितने सीड हैबिटिंग प्लांट हैं जिनमें सीड पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं, तो उनमें नर युग्मक यानी मेल गैमीट अचलनशील होता है, लेकिन ये परागकण यानी पोलन ग्रेन के रूप में मादा पौधा जो है उसके फूल की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जैसा हमने पीछे पढ़ा है। अब देखिए आ जाता है हमारे पास निषेचन पश्च घटना है, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद की घटना है। अंग्रेजी में बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी निषेचन के बाद की घटना है। तो लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है, यही पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती हैं। तो ध्यान दीजिए कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं यानी मेल और फीमेल गैमीट के मिलने के बाद युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, यही पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद वाली घटनाएं। तब देखिए जब निषेचन हो गया तो उसके निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है, इसी को अंग्रेजी में जाइगोट बोलते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। तो ध्यान दीजिए कि चूंकि गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब दो अगुणित यानी यन वाले गैमीट आपस में मिलेंगे तो जो युग्मनज बनेगा वो यन यन मिलकर के 2n संख्या वाला होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम यानी प्रायः जल में होता है, जबकि वो जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होता है उनके शरीर के भीतर युग्मनज की संरचना होती है। तो ध्यान दीजिए जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें जाइगोट वाटर में बनता है, क्योंकि ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिस माध्यम में होता है वो वाटर है, और जिनमें इंटरनल निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है उनमें शरीर के अंदर युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो युग्मनज के जो आगे का विकास है वो जीव के जीवन चक्र तथा वहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है। फंजाई एवं शैवाल से संबद्ध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं जो अपनी शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करते हैं। तो फंजाई और शैवाल जो होते हैं इनमें जो जाइगोट बनता है उसके ऊपर एक कठोर मोटी सिलवाल का खोल बन जाता है जो इसको सूखने तथा बाहरी जीवों से रक्षा करती है, क्षति से रक्षा करती है। यह अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में पड़े रहते हैं, यानी अंकुरण से पहले जितना भी समय होता है उसको विश्रांति काल कहते हैं। तो उसमें ये पड़े रहते हैं। तो विश्रांति काल को रेस्ट पीरियड बोलेंगे, पीरियड ऑफ रेस्ट, यानी जब तक अंकुरण नहीं होता तो उसको हम आराम वाला समय बोलते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। तो ध्यान दीजिए जिन जीवों का जीवन चक्र द्विगुणित होता है
देखिए कह रहा है द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण करता है जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। तो जिनमें लाइफ साइकिल 2n होती है उनमें क्या होता है कि जो जाइगोट होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, यानी मियोटिक डिवीजन होता है। तो 2n जाइगोट n में बदल जाता है और यह अगुणित अंडाणु यानी हेप्लॉइड जो बनेगा अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है, यानी एक हेप्लॉइड इंडिविजुअल के रूप में वृद्धि करता है। अगुणित एक व्यष्टि का मतलब व्यक्ति विशेष। इसको इंग्लिश में देखते हैं थोड़ा। अब देखिए यही हम सोच रहे थे कि हिंदी वाली बुक में कहीं कहीं गलत लिखा रहता है। अगर जो है लाइफ साइकिल, यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में, अगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में, इसको काट के सही करिए भाई। जब लाइफ साइकिल हेप्लॉइड है, जीव हेप्लॉइड होगा तो द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में थोड़ा कहना चाहिए अगुणित। अगुणित अगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण करते हैं। अगुणित जीवन चक्र वाले, ध्यान दीजिए, इसलिए हमने इंग्लिश में देखने के लिए बोला क्योंकि यहाँ गलत समझ में आ रहा था। भाई जब पूरा जीवन चक्र द्विगुणित होगा तो जाइगोट को तो 2n है तो 2n सीधा बन जाना चाहिए, लेकिन अगुणित लाइफ साइकिल है तो 2n को n बनना पड़ेगा। तो अगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में लिखा होना चाहिए, यहाँ द्विगुणित लिखा है, इसको सही कर लीजिए। तो अगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा यानी मियोसिस, देखिए समसूत्रण यानी n का n ही बना रहे तो माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं, और अगर n 2n का n हो जाए, आधा होगा, तो हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन, अंग्रेजी में मियोटिक डिवीजन कहते हैं। तो वही कह रहा है अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर यानी मियोटिक डिवीजन द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है। अब देखें इंग्लिश वाली बुक में यहां देखिए साफ साफ लिखा है ऑर्गेनिज्म विद हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी अगुणित लाइफ साइकिल जिसकी हो, अगुणित जीवन चक्र, उसमें द्विगुणित लिख दिया है, यही गलत हो जाता है। तो जाइगोट डिवाइडेड बाय मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होगा टू फॉर्म हेप्लॉइड स्पोर्स, अगुणित स्पोर बना लेता है, दैट ग्रो इनटू हेप्लॉइड इंडिविजुअल, जो कि एक अगुणित व्यष्ट या इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। स्पोर अगुणित अंडाणु नहीं, अंडाणु तो ओव्यूल हो जाएगी या ओवम हो जाएगा, स्पोर जिसको कहेंगे, अगुणित स्पोर का निर्माण होता है जो अगुणित व्यष्ट के रूप में वृद्धि करता है। तो अंडाणु की जगह स्पोर होना चाहिए। अब आगे देखिए कह रहा है कि आप अपनी 11वीं कक्षा की पुस्तक का अध्ययन करें और पता लगाएं कि द्विगुणित एवं सम द्विगुणिता गुणित तक हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकास करता है। तो इसको हम लोग 11 में पढ़ ही लिए। अब आगे कह रहा है कि युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। तो जाइगोट जो है हमारा युग्मनज, यहीं से एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की शुरुआत होती है, तो दोनों के बीच की एक कड़ी है जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका यानी युग्मनज के रूप में होती है। तो सारे जीवों की शुरुआत एक सिंगल कोशिका से होती है जिसको जाइगोट कहते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव अंग्रेजी में इसे बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी भ्रूण का उद्भव, एम्ब्रियो का जेनेसिस, तो इसीलिए हिंदी में भ्रूणोद्भव बोलेंगे।
तो यहाँ एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव से आगे की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।